हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैं आपका करा चुकी हूँ और उसके नोट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाए थे और उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको तैयार कर लिया होगा। अपने एग्ज़ाम के लिए आपने उनको लर्न भी करना शुरू कर दिया होगा और लिखना भी स्टार्ट कर चुके होंगे। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि आपका है ज्योग्राफी का ही है, आपका भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आज जो हमारे टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको अपने, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके टॉपिक्स होंगे हमारे लिए। मुख्य भौगोलिक वितरण, हमारे भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण। इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा ज्योग्राफिकल जो वितरण है, यानी कि जो हमारे पार्ट्स कैसे कैसे डिवाइड हैं। ये देखिए आप यहाँ पर हमारा पश्चिम दिशा में आपको मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको उत्तर की दिशा में पर्वतीय प्रदेश मिलेंगे। ये ग्रीन कलर के आपको पर्वतीय प्रदेश मिल रहे हैं। यहाँ पर ये उत्तर का विशाल मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ आप देखेंगे दक्षिण का पठार यहाँ पर मिलेगा। फिर आप नीचे देखिए, यहाँ आप देखेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान में आपको क्या देखने को मिलेगा? तटीय मैदान में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी, ये यहाँ से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये दोनों घाट आप इसके पढ़ेंगे। और आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इसमें प्रायद्वीपीय भाग और प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। द्वीप समूह भी आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि विविध भौतिक आकृतियाँ भारत में फिजिकल फिगर्स, अलग अलग प्रकार की हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं और किस प्रकार से वो हमारे लिए सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, हमारे काम में आती हैं, हम कैसे उनका अध्ययन करेंगे, उसके परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या क्या लाभ हमारे को मिलने वाले हैं। भौतिक वितरण जो हमारे भारत में जो अलग अलग आकृतियां हैं, जो हमारे को ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई एक हमारे लिए अमूल्य, बिल्कुल जो हमारी अमूल्य विरासत है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए परिचय में, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है जहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप सबको मालूम है कि जो हमारा भारत है एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है हमारा, कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और बड़ा देश होने के साथ साथ हमारे भारत की जो स्थलाकृति है, स्थलाकृति यानी कि जो लैंड फॉर्म्स है, वो भिन्न भिन्न तरीके की है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो अच्छी जलवायु, सभी प्रकार की यहाँ पर हमें मौसम मिलते हैं और लैंड फॉर्म्स भी प्रत्येक प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पर पर्वत भी मिलेंगे आपको, मैदान भी मिलेंगे, मरुस्थल यानी डेजर्ट भी मिलेगा, पठार भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको द्वीप समूह भी मिलेंगे। विभिन्न भू आकृतियाँ कैसे बनी होंगी इसके बारे में देखें। भू आकृतियाँ यानी कि जो हमारा ज़मीनी लैंड फॉर्म्स जो है, जो लैंड फॉर्म है, वो कैसे किस किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ होगा। तो ये देखिए कि इन भू आकृतियों, जो भौतिक आकृतियाँ हमारी, जो भू यानी कि ज़मीनी आकृतियाँ हैं, इनके निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत हैं। जिनमें से एक सिद्धांत है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं। इन प्लेटों की गतियों को तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में कौन कौन से? एक तो है हमारा डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट और तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसको इस तरीके से देखिए, आप ऐसे समझिए कि ये जो लैंडफॉर्म है, ये किस तरीके से हमारे ये प्लेटें हैं और जो हमें धरती के नीचे पाई जाती हैं, हमारे समुद्र तल के नीचे, तो ये किस तरीके से हमें मिली हैं, इसके बारे में अगर हम इसको देखें, आपको ये
एरो के निशान इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये रहे, ये इधर है और ये इधर है। ये एरो का निशान इधर जा रहा है और आप ये देख रहे होंगे कि ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, लेकिन ये इधर की तरफ जा रहा है। फिर इस एरो को देखेंगे आप, ऐसे है और ये ऐसे है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये आप देखिए यहाँ पर, ये क्या है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो एरो थे इस तरीके से जा रहे हैं इधर की तरफ, ऐसे। आप दोबारा से देखिए, ये एरो ऐसे ऐसे, यानी कि ये हमारा समुद्र तल है। और समुद्र तल के नीचे, जैसा कि आपको मालूम है कि ज्वालामुखी समय समय पर फटते रहते हैं। अब ज्वालामुखी जब फटते हैं तो भूकंप की स्थिति बन जाती है, भूकंप आता है। और भूकंप आने पे क्या होता है, जो हमारी धरती है वो हिलती है, यानी जो ठोस भाग है वो हिलता है। ये जो हमारा ठोस भाग है, अगर हम किसी चीज को हिलाएंगे तो 3 तरीके उसके हिलने के हैं। जैसे एक ये दिशा में, एक इधर दिशा में। अगर कोई चीज यहाँ से वेव होती है भूकंप की वजह से, तो ये प्लेटें जो हैं ऐसे सरकती हैं अलग अलग अपोजिट साइड में, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक आपने ये शेप देखी कि एरो इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर जब भूकंप आके जब हमारी प्लेटें हिली, प्लेटें यानी कि जो ठोस भाग है प्रॉपर्टी वो हिली, तो आप देखेंगे कि एक हिस्सा तो ऊपर रह गया और एक इसके नीचे चला गया है। ये हिस्सा ऐसे रह गया है और ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे दब गया है और इधर वाला इसके ऊपर आ गया है। तो ये देखो, ये इसके ऊपर आ गया है और ये हिस्सा नीचे चला गया है। फिर तीसरी स्थिति में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कैसे देखेंगे, किस तरीके से हिला, इस तरीके से हिला, यानी एक हिस्सा इधर की तरफ आया और एक हिस्सा ऊपर की तरफ गया। जो हिलने की दिशा है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। तो 3 तरीके से हमने देखा कि जो प्लेटें हैं उनकी जो बाउंड्री है वो 3 तरीके से डाइवर्जेंट हुई है। अब देखेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अभिसारित परिसीमा। अभिसारित परिसीमा, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट सकती हैं या फिर वो एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती है, जिसे हमने ये वाली स्थिति देखी थी, आपकी ये वाली देखी थी ना, ये इस वाले एरो की। फिर दूसरी अपसारित। अपसारित में देखेंगे हम कि अपसारित, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। दूर होने की वाली भी हमने देखी थी, एक इधर गई और एक इधर गई। एक प्लेट की डायरेक्शन इधर जाने की है और एक प्लेट की डायरेक्शन इधर जाने की है, जिसको हमने अपसारित नाम दिया है। फिर तीसरी हमने पढ़ी रूपांतर परिसीमा, यानी जो हमने पढ़ा कि रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म। कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करती हैं। ये देखिए, अभी तक हमने किस दिशा में देखा, इस दिशा में ऐसे देखा या फिर इस तरीके से देखा, लेकिन कभी कभी ये क्षैतिज दिशा में भी, लंबवत जो होती है लंबवत दिशा में भी करती हैं, तो और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। तो हमारी एक इस तरीके से और एक इस तरीके से जो प्लेटें हैं वो दोनों इस तरीके से उन्होंने रूपांतरित किया है आगे पीछे। इन प्लेटों में हो रही गतियां जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण में लाखों वर्षों से ही रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति, जो हमारे भारत में भी और पूरे विश्व में आप देखेंगे कि जो हमारे महाद्वीप हैं, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी स्थिति, स्थिति का मतलब है जहाँ पर वो सिचुएटेड हैं और उनकी जो आकार है, शेप, उसमें परिवर्तन हुआ है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति यानी जितनी भी हमारा स्थल भाग है
उच्चावच का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। कौन सी? जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसी की वजह से ये हमारा जो है स्थलाकृति में उच्चावच, उच्चावच यानी ऊंचाई और नीचाई यानी पहाड़ और गहराई, इसका जो विकास हुआ है वो इसी गतियों के वजह से हुआ है। सबसे प्राचीन भूभाग, भूभाग यानी लैंडफॉर्म अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। ये जो हमारा भारत है, इसका जो ये दक्षिणी भाग है, इस भाग की बात हो रही है। ये हमारा कैसा भाग है? ये है हमारा प्रायद्वीप। ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है गोंडवाना की वजह से। अब गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, तो गोंडवाना भूमि है क्या, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल हैं। गोंडवाना भूभाग, अब आप देखिए, मैं आपको एक अर्थ का, ये हमारा अर्थ है, इस शेप की होती है, थोड़ी इस शेप की होती है। ये देखिए, अब यहाँ पर जितना भी हमारा ये दक्षिण का भाग है, नीचे का यहाँ का, ये आप देखो, भारत यहाँ पर आ गया और ये भारत हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया है, यहाँ पर अफ्रीका हो गया है और ऑस्ट्रेलिया। ये जितना भी दक्षिण का भाग है, अधिकतर दक्षिण का भाग जो है वो गोंडवाना भूभाग का ही हिस्सा था। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। ये गोंडवाना भूभाग पर ही जो पैंजिया है उसका दक्षिणतम यानी कि दक्षिण दिशा का भाग है, जिससे उत्तर में अंगारा भूमि है। अब आप देखिए, एक दोबारा से मैं पृथ्वी का आपको शेप देती हूँ इस तरीके से। मैंने आपको यहाँ पर बताया भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और अब ये देखिए, अब ये सारे मोस्टली दक्षिण का भाग है और ये सारा एक गोंडवाना भूभाग रहा है, विशाल क्षेत्र है गोंडवाना का। और जितना भी दक्षिण का है, दक्षिण का किस में रहा है? दक्षिण का रहा है आपका पैंजिया। ये देखिए, ये जो पैंजिया वर्ड लिखा हुआ है, ये पैंजिया जो है ये दक्षिणतम भाग है। और इसी दक्षिणतम भाग के उत्तर में इधर की तरफ ये सारा कौन सी भूमि है? ये है अंगारा भूमि। अब हम देखेंगे हिमालय का निर्माण। हिमालय आप देखो, हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा है और हिमालय श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ये देखो, एक पहाड़ के बाद में, एक पर्वत के बाद आपको दूसरा पर्वत एक साथ दिखाई दे रहा है, बिना किसी गैप के। आपको दूर से देखने में यहाँ पर आपको बिल्कुल पर्वत की एक श्रृंखला यानी कि एक लाइन दिखाई दे रही है, जो आपको टूटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसी चीज को हम कहते हैं श्रृंखला यानी कि लाइन, पर्वत की लाइन। अब हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ें तो देखिए, संवहनी धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद कहाँ चला गया? उत्तर दिशा की ओर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये पृथ्वी बताई थी और यहाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया बताया है। ये पूरा भाग जो क्या है, ये पूरा भाग है गोंडवाना, और गोंडवाना से यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टूटा और कहाँ गया? उत्तर की तरफ वो चला गया और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, जिसे हम यूरेशियन प्लेट से टकराई। यानी ये जो प्लेट उठकर ऊपर गई है, और ऊपर क्या, कौन सा भाग है हमारी पृथ्वी पर? यहाँ देखेंगे तो यूरेशिया यानी यूरोप का पार्ट है। और यूरेशिया इसलिए बोला क्योंकि यूरोप और एशिया प्लस मिलके यूरेशियन, ये जो है, इससे ये प्लेट टकरा गई और टकराकर अब ये प्लेट जो थी वो दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैथित भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। यानी कि अगर आप देखेंगे, दो चीज एक साथ टकराई, इधर से यूरेशियन और यहाँ से नीचे से ऑस्ट्रेलिया से टूटा तो भाग यहाँ पर जाकर टकराया। और जब टकराने के बाद क्या होता है, जो सामान प्लेट, किसी भी प्लेट वगैरह में, कोई किसी बर्तन में आप सामान भरो
और एक दूसरे से टकरा दो तो सामान क्या होगा, बिखरेगा ना। इसी तरीके से ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराई, जिसके टकराने की वजह से जो भू अभिनेति है उसका जो अवसाद है, वेस्ट मटेरियल जो है, वो वेस्ट मटेरियल की वजह से ही हमारा क्या बना है, वलित यानी कि लिक्विड फॉर्म में आकर के उसने हिमालय का और जितने भी पश्चिम एशिया में पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको विकसित किया। अब हम देखेंगे उत्तर का मैदान का निर्माण। ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारी इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है। तो हम पढ़ेंगे कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। अभी हमने गोंडवाना फॉर्म्स देखी, हिमालय पर्वत का निर्माण देखा, अब हम उत्तर के मैदान का निर्माण देखेंगे। टैथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पट्ट के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। बेसिन किसे कहते हैं बच्चों, अब ये देखिए एक वर्ड आपकी ज्योग्राफी में बार बार आता है, बेसिन। बेसिन का क्या अर्थ है, बेसिन आपने देखो आपके घरों में भी वॉश बेसिन बोलते हैं ना, जाइए हैंड वॉश कर लीजिए वॉश बेसिन में, तो वॉश बेसिन इस टाइप का होता है ना, ये गहरा होता है, इसमें एक जो आपके टैप लगी होती है, नल भरी लगा होता है, उससे इसमें पानी आता है। ये पानी को अगर आप इसकी नाली को रोक देंगे तो यहाँ पर स्टोर भी हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं बेसिन। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सब क्या एक गड्ढे जैसे बेसिन में अपने अवसादी निक्षेपों द्वारा, यानी कि जो उनके अवसाद हैं, किसके अवसाद हैं, अवसाद हैं हमारे जितने भी नदियां बह रही हैं और वो अपने साथ जो अवसाद लेके चलती हैं, जो वेस्ट मटेरियल टाइप का जो अपने साथ लेके चलती हैं, उसमें गारा, उसमें उपजाऊ शक्तियाँ भी होती हैं और सिल्ट होती है, ये सब चीज़ें वो वहीं पे निक्षेप यानी छोड़ती चली जाती है। और उसी वजह से वो जो बेसिन था, वो उसका जो बेसिन यानी कि एक गड्ढा था, वो भरता चला गया, किससे भरा, अवसादों से। इस प्रकार के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग, समतल यानी कि एक जैसा, एक समान, बिल्कुल ऐसा सीधा भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम भी भारत के उत्तरी भाग में ही रहते हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, यानी सबसे पुराना भाग है कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर, और इसे भूमि के एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब आप ऐसे समझिए, ये जो हमारे भारत का दक्षिण भाग है, आप देखेंगे ये दक्षिण भाग है हमारे भारत का। ये जो भारत का दक्षिण भाग है भूगर्भीय यानी भूमि से नीचे तौर पर प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ देखें ये जितना भी है इधर का हिस्सा, ये सब प्रायद्वीपीय पठार है। पृथ्वी की सतह का, हाँ ये हमारे भारत की बात हो रही है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार की, ये प्राचीनतम भाग है, इसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं, हालांकि इसमें हाल ही लिखा है, हाल ही का मतलब फिर भी कई हजार साल की बात है ये देखिए ये हाल ही तो लिख दिया है, क्योंकि ये दुनिया में जितने भी पर्वत बने हैं, जितने भी मैदान बने हैं, उनकी बात हो रही है कि जो हमारा हिमालय है या हमारा जो उत्तर का मैदान है बहुत पुराना नहीं है, अभी कुछ हजार साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है जो एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, शिखर यानी कि जो पर्वत हैं, जो ऊंचे चोटी वाले पर्वत हैं, शिखर, गहरी घाटियां यानी जो वो बिल्कुल डीप वैलीज, और तेज बहने वाली जितनी भी नदियां हैं। देखिए जब क्या है, जब पर्वतों से नदी कोई बहेगी,
कोई पानी यदि ढलान से बहता है तो स्पीड लेता है, तो तेज बहने वाली नदियां भी हमें कहाँ मिलती हैं? हिमालय में। हिमालय के पर्वतों में हमें तेज बहने वाली नदियां मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। हिमालय के बारे में हमने जाना, तो भारत का जो भौगोलिक वितरण है, मुख्य भौगोलिक वितरण, आप बच्चों आप देखिए, हमारे भारत के अंदर बहुत बहुत मतलब आप इस बात को समझिए कि जो जलवायु है, बहुत अच्छी है जलवायु है हमारे भारत की। भौगोलिक वितरण अगर हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे भौगोलिक वितरण के बारे में, तो पूरे विश्व में हमारे भारत जैसा भौगोलिक वितरण भी किसी का देश का नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हम इसमें देखेंगे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। ये देखिए श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। ये जो हम बिना टूटे, बिना रुके इसको देख रहे हैं हिमालय को, ये देखिए कहीं पे भी हमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि एक पहाड़ दूसरी जगह पहुंच गया हो, एक पर्वत। ये हमें एक साथ ऐसा लग रहा है एक ही लाइन में चलते चले जा रहे हैं, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे पर्वत श्रृंखला। फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं भारत की उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारे भारत का, ये पूरा भाग जो है हमारे भारत का, इसकी बात हो रही है। सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भ, ये देखिए यहाँ से ऐसे हमारे भारत से हिमालय पर्वत जा रहा है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये हमारे हिमालय की बात हो रही है, वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीनतम पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत नहीं है, हालांकि बहुत पुराना है लेकिन फिर भी और पर्वतों से ये नया है। और आपको एक चीज और नॉलेज में रखनी चाहिए कि हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखेंगे आप, हमारा भारत इस तरीके से आप देखेंगे, उत्तर का भारत, ये आप ये देखिए, यहाँ से हमारा हिमालय जम्मू कश्मीर से होता हुआ, तो यहाँ आप देखा, यहाँ से सिंधु नदी यहाँ पर हमें मिली, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर, और यहाँ पर सिंधु नदी, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर हमें मिली ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से यहाँ तक फैली है, और करीब कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी अगर हम देखें तो 2400 किलोमीटर, करीब 2400 किलोमीटर हमें ये देखने को मिली। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? जो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। आप देखो, मैंने आपको अभी मैप के अकॉर्डिंग भी ऐसे बताया था। ये हमारे भारत का उत्तरी भाग है, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से ये हिमालय पर्वत जा रहा है, ये देखेंगे। तो यहाँ जो ये जो इसकी चौड़ाई है, यहाँ पर ये 400 किलोमीटर, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी चौड़ाई केवल 150 किलोमीटर तक रह जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई में अधिक विविधता पाई जाती है। फिर आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से इमेजिन कीजिए हिमालय पर्वत का, तो ये जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, वेस्ट का भाग है हिमालय का, ये यहाँ पे ये वाला जो भाग है ये हिमालय का वेस्ट का भाग है, यानी पश्चिमी भाग है। और ये जो पूर्व का भाग है, ये इसकी ऊंचाई में भी जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हिमालय का देशांतरीय विभाजन किस तरीके से होगा? तो आप देखो, हिमालय का देशांतरीय विभाजन जो कि महान हिमालय,
या इसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी। निम्न हिमालय या हिमाचल और शिवालिक, 3 श्रेणियों में हमारे भारत के हिमालय को इस तरीके से आप देखेंगे कि ये महान हिमालय या हिमाद्री, निम्न हिमालय और शिवालिक, इस तरीके से किया गया है इसका विभाजन। और इसके बारे में हम विस्तृत रूप में जानते हैं। सबसे पहले हम हिमाद्री के बारे में देखेंगे कि हिमाद्री यह सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये हिमालय का बताया, तो ये नॉर्दर्न पार्ट है, इस पार्ट में स्थित है। और सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, जो हिमाद्री है। इस हिमाद्री में सबसे ऊंची चोटियाँ करीबन 6000 मीटर तक की चोटियाँ वाले जो ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो शिखर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ बताते हैं कि ये जो भाग है, ये भाग क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। और वलय यानी कि लेयर्स, इस तरीके से जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स की प्रकृति की सन्मति है, ये इस तरीके से हिमालय का है। और ग्रेनाइट, क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा पर्वत जितना भी है, ये पूरा ऊंची ये वाली जो पर्वत श्रेणी है हिमालय की, जो मैंने आपको बताई थी, ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती है। इसमें इससे बहुत सी हिमानियाँ का प्रवाह होता है। हिमानी यानी बर्फ की जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह होता है, बहती हैं वो यहाँ से। तो आप इसको ऐसे भी देखिए। आपको एक बार ये फिर से मैंने एक बार इंडिया का थोड़ा सा बनाया है, ये देखेंगे आप यूँ जाके। तो ये हिमालय जब यहाँ से है ना, ये 3 पार्ट्स में है। ये 3 पार्ट्स में कौन सा हो गया, ये हमारा हिमाद्री हो गई यानी कि महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये हमारा शिवालिक। जो ये पार्ट है, इसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत शिखर हमें मिलते हैं इस वाले पार्ट में, ये जो 6000 मीटर की भी ऊंचाई से ऊंचे हैं। और फिर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें हमेशा बर्फ वाली जो है पहाड़ियाँ मिलेंगी। और हमेशा बर्फ के साथ साथ यहाँ पर हमें हिमानियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निम्न हिमालय, या फिर जिसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे अधिक असम में पाई जाती है। असम यानी जो हमारा असम क्षेत्र है उसमें। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच और औसत ऊंचाई यानी अगर हम ऊंचाई लें तो जो इसकी औसत चौड़ाई, सॉरी बच्चों, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। अगर हम ऐसे इसको चौड़ाई में मापेंगे तो 50 किलोमीटर तक है। और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई मैंने आपको बताई पर्वत की, ये 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। पीर पंजाल श्रृंखला, जो हमारे हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, उसमें धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी हैं, पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं, ये सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी का, ये जो इसी श्रृंखला में पीर पंजाल वाली जो श्रृंखला मैंने आपको बताई है, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। कुल्लू एक जगह का नाम है, कांगड़ा एक जगह का नाम है जो कि हिमाचल में है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। किसको, हिमाचल को। शिवालिक, अब हम 3rd नंबर पे पढ़ेंगे शिवालिक। शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जैसे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर को मैंने क्या बोला कि इसको हम हिमाद्री कहते हैं या महान हिमालय, हिमाद्री या फिर महान हिमालय। बीच में हमारा मध्य हिमालय और इधर हमारा आगे शिवालिक।
शिवालिक। ये सबसे बाहर की श्रृंखला है और इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। इस अगर से देखें तो हम केवल 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, और ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ इसमें हमें पर्वत देखने को मिलते हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। जो ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो किससे बनी है? वो अधिकतर बनी है जो हिमालय की जो मुख्य धाराएं हैं, जो मुख्य हिमालय में स्थित जो श्रृंखला है उनकी नदियों से जो लाया गया जो अवसाद है उससे बनी हुई है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ मिट्टी की परत से ढकी हुई हैं। ये घाटियां यानी कि जो पर्वतों की जो ये घाटियां हैं, ये घाटियां कौन सी मिट्टी से अधिकतर बनी हुई है? ये है बजरी या फिर जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत। जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, या फिर बजरी की। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये आप इस तरीके से देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, ये 3 पार्ट्स हमारे हिमालय के हैं। तो ये देखो कि ये हमारा महान हिमालय, मध्य हिमालय, ये शिवालिक। लेकिन मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो ये जो घाटी है, इस घाटी को हम किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। दून कहा जाता है, जिसमें हमारा जो मुख्य है, आपने कई बार इनका नाम पढ़ा है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये मुख्य हैं इसमें, और बहुत सारे दून है, दून के नाम से फेमस है। अब देखिए आगे कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन देखेंगे हम। पश्चिम दिशा से लेकर जो पूर्व दिशा तक क्षेत्र किस आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ है, तो ये देखें, मैंने आपको ये PDF बना के दिखाई हुई है। इसमें आप समझिएगा कि जो हमारे सिंधु नदी से लेकर के पंजाब हिमालय में आता है, जो सतलुज नदी है वो कुमायूं हिमालय की तरफ आ गई, काली नदी नेपाल हिमालय की तरफ आ गई है, और तीस्ता नदी असम हिमालय पे आई है। और उसके बाद में हमारी जो है दिहांग नदी शुरू हो जाती है। अभी से इसे देखो, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में है, सतलुज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय तीस्ता और काली नदी के बीच में है, और असम हिमालय हमारा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। तो ये मैंने PDF के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाए आपके लिए, तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इससे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, और आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को तैयार कर पाओ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसको हम अब पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं। पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूरब ऐसे इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है ये पश्चिम है और ये पूरब है। पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल या फिर हिमालय के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कुमाऊं हिमालय पढ़ते हैं तो सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय, काली व तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का निर्माण करती है। असम हिमालय, तीस्ता और देहांग नदियां जो हैं जो असम हिमालय का निर्माण करती हैं। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी या पर्वत श्रृंखलाएं। पूर्वांचल के बारे में जाने। पूर्वांचल या फिर हम इसको पूर्वी पहाड़ी भी कह सकते हैं, और या फिर हम इसको जो है जिसमें ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती हैं, यानी जो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व की तरफ भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को बनाती हैं। दिहांग महाखंड हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ जो है फैल जाता है। जैसे
आपने ये पार्ट देखा भारत का, ये वाला, ये कौन सा है? ये पूरब है, पूरब दिशा का पार्ट है। और पूरब दिशा के पार्ट में आप देखोगे कि यहाँ से, यहाँ दिहांग से आते हुए ये ऐसे आता है हिमालय से, और दक्षिण की तरफ जाते हुए ऐसे ये दक्षिण की तरफ आते हुए तेजी से मोड़ बनाती हैं, तीखा मोड़ बनाती हैं, और भारत की जो पूर्वी सीमा है इसके साथ वो फैल जाता है। तो अभी इसके बाद में आप देखो, ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी असम, और मजबूत बलुआ पत्थरों को जो अवसादी शैल से बने हैं उनसे बनी हुई है। मजबूत बलुआ पत्थरों से ये बनी हुई है, और पूरब के भाग से ये गुजरती हैं, जो पूरब के राज्य हैं उनसे होकर के। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं। इनमें पटकाई नागा, मिजो, मणिपुरी पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। पटकाई नागा, मिजो, मणिपुर, ये पहाड़ियाँ जो हैं ये सारी इसमें शामिल हैं इस हिमालय में। बच्चों, जितने भी मैं आपको नाम बता रही हूँ ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं और इनको याद भी करना है। उत्तरी मैदान देखेंगे तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी, जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। जो उत्तर का, जो हमारा नॉर्थ का मैदान है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था पिक्चर में। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ यानी कि जो हमारी बहुत उपजाऊ मृदा है, मृदा मिट्टी लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में बहुत, जो स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिन इसको बोलते हैं किसी गहराई वाली जगह पर जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, और इसी में ही जो नदियाँ हैं जो अपना अवसाद को छोड़ती गईं, और ये उन्हीं अवसादों से भरता चला गया। यही हमारे किसका निर्माण किया है? उत्तरी भारत के जो उत्तर का जो मैदान है उसका निर्माण किया है, और ये सारा जलोढ़ों का निक्षेप है। और आपने देखा होगा यहाँ की खेती भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो ये मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है और बहुत ही ज़्यादा फसल के लिए लाभदायक है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, तथा लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा भी है। तो ये कोई कम क्षेत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हमारे जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है। पूरा जलोढ़ मृदा इसके अंदर है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या, सघन यानी कि घिच पिच, बहुत कंजस्टेड टाइप का जो जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। और जहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर हमारे खाने पीने की, रहने की सुविधाएं सारी जो हमें मिले, पानी की, और तो हम लोग कहाँ पे निवास करते हैं? ऐसी जगह पे निवास करते हैं। और हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं तो हम क्या करते हैं? सघन जनसंख्या का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजस्टेड हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो इंसान है वो कहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करता है? जहाँ पर उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ऐसे नहीं, निर्जन स्थानों पर तो कोई नहीं रहना चाहेगा। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ कमाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, या कोई रेगिस्तान हो गया, या बर्फीला इलाका हो गया, या समुद्री इलाका हो गया, तो जनसंख्या या लोग कहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? आप सबको पता है कि जहाँ पर उसको इजीली कमाने के लिए और खाने के लिए मिल जाए। उत्तरी पर्वतों से आने वाली जो नदियाँ हैं उनके निक्षेपण कार्य में मदद करती हैं। यानी जितनी भी उत्तर के पर्वतों से आने वाली नदियां हैं और जो अपने अवसाद साथ में लेके आती हैं, वो सब निक्षेपण के कार्य में मदद करती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की जो गति है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। अब मैं आपको बच्चों एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि मैं बोल रही हूँ नदीय द्वीप, अजय द्वीप होते हैं। द्वीप और महाद्वीप, आपने ये 2 वर्ड बार बार सुने होंगे कि द्वीप और
महाद्वीप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये सब आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये माना ये कोई एक लैंड फॉर्म है और ये चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, पानी यानी जल से घिरी हुई है। वो नदी का भी हो सकता है, सागर का भी हो सकता है, महासागर का भी हो सकता है। तो ये देखिए, जो भी कोई लैंडफॉर्म स्थल भाग चारों ओर, अपने चारों ओर जल से घिरा हो, पानी से घिरा हो, तो ये जो स्थल भाग है, ये स्थल भाग हमारा क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। अगर ये स्थल भाग छोटा है तो छोटा भाग द्वीप कहलाएगा। और जो स्थल भाग ये है हमारा, ये देखिए दूसरा कलर मैं यूज करती हूँ आपको दिखाने के लिए। स्थल है ये स्थल भाग, जो हमारा ये जो स्थल भाग है, ये जो बड़ा है यानी कि जो साइज में बड़ा है, तो वो हमारा महाद्वीप। यदि स्थल भाग साइज में छोटा है, चारों ओर पानी से घिरा है, तो वो द्वीप कहलाता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो अब आप देखो कि जो नदीय द्वीप है, यानी कि जो हमारी नदी इस तरीके से बहती हुई आ रही है ऊपर पहाड़ों पर से। अब ये पहाड़ है और ये नदी बह करके आ रही है, तो यहाँ जब ये स्थल भाग पर आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा कि कोई भी एक जमीन का हिस्सा या लैंड, जिसे हम बोलेंगे स्थल, अगर इस नदी के बीच में आ गया तो ये नदी क्या करेगी? ये नदी इधर से बह जाएगी, इधर से बह जाएगी, यानी कि चारों ओर का जो इलाका है और ये स्थल भाग, ये नदीय द्वीप कहलाएगा। द्वीप तो होगा ही, लेकिन ये कौन सा द्वीप होगा? नदीय द्वीप होगा। द्वीप तो कौन सा होगा? नदीय, यानी नदी में बनाया हुआ द्वीप। और आप सबको पता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो हमारे आसाम में है नदी द्वीप, जिसको हम माजुली के नाम से भी जानते हैं। ये नदियों, ये जितनी भी नदियां हैं, अपने निचले भाग में गाद गाद यानी सिल्ट जो है वो एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम वितरिकाएं कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं, वितरिकाएं क्या होती हैं। तो वितरिकाओं को हम ऐसे समझेंगे, माना ये एक नदी बह रही है, इसके अंदर ये जल बह रहा है, पानी बह रहा है, और ये अपने साथ में सिल्ट लेके आई है ऊपर से, यानी गाद लेके आई है, जो कि यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अब ये जो पानी बहता जा रहा है, ये जो पानी है, इस गाद की वजह से कोई इधर बट जाएगा, इधर बट जाएगा, इधर बट गया, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में बट गया। और जो ये बटना है पानी का, ये जो धाराएं इधर उधर निकली हैं, इनको ही हम कहते हैं वितरिकाएं। क्या कहते हैं? वितरिकाएं, जिन्होंने बांट दिया है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन से में करा गया है? एक तो है पंजाब का मैदान। देखो, ये है पंजाब का मैदान, और पंजाब का मैदान उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को, जो उत्तर का मैंने आपको मैदान बताया है, उसके पश्चिम भाग को, इधर वाले भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बना है। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, लेकिन प्राचीन समय में, प्राचीन भी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे से पाकिस्तान को अलग हुए हुए, तो वो भारत का हिस्सा था। इसी में देखो गंगा का मैदान, जो गंगा नदी के से बना है। इस मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में तक फैला हुआ है। तो आपने देखा कितने बड़े बड़े राज्यों तक फैला हुआ है गंगा का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में, विशेषकर असम, असम जो राज्य है उसमें स्थित है। उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है। कैसी है? समतल नहीं है, तो उबड़ खाबड़ है। इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर जो है बेसिन बने हुए हैं। आकृति विभिन्नता के आधार पर
उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं भाबर, तराई, भांगर और खादर। जो कि आपने पढ़ा अभी, जलोढ़ मृदा भी पढ़ी आपने। तब इनको देखेंगे कि जो भाबर है, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक पहाड़ी मैंने आपको बताई, ये जो 3 पहाड़ियाँ दिखाई थी हिमालय की, जो ये निचला स्तर है, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से जानते हैं। तराई किसे कहते हैं? भाबर के दक्षिण में नदियां नम यानी जो नमी लेकर के और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। दलदल जो गारा जिसमें सूख नहीं पाते या वो मिट्टी उसका क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम तराई कहते हैं। भांगर किसे कहते हैं? भांगर कहते हैं पुराने जलोढ़ को। पुराने जलोढ़ मृदा में भी 2 प्रकार की मृदा होती है, एक तो होती है भांगर और एक होती है खादर। तो भांगर किसे कहते हैं? भांगर कहते हैं हम जलोढ़ मृदा को। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो नदियों के बाढ़ वाले इलाके यानी मैदान के ऊपर स्थित है, उसे हम भांगर कहते हैं। और खादर किसे कहते हैं? खादर कहते हैं बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अब देखो, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जो ये भाबर मैंने आपको बताया कि नदियां जब नीचे उतरी और शिवालिक की ढाल पर आईं, तो ये क्या है, ये नदियां जो हैं ऐसे गायब हो जाती हैं कहीं कहीं, यानी गायब नहीं होती हैं लेकिन वो पहाड़ों के नीचे पहुंच जाती हैं, जिसे हम भाबर कहते हैं। और वहीं पर वो अपना साथ लाई हुई चीज़ों को छोड़ देती हैं। साथ लाई हुई चीज़ें यानी अवसाद को। और भांगर क्या है और खादर क्या है? अब खादर आपको जलोढ़ मृदा तो पता ही है कि हमने बताया कि जब कोई भी नदी समतल की तरफ आते हुए, प्लेन की तरफ आते हुए अपने साथ लाए हुए अवसाद को छोड़ती है बेसिन की तरफ से, तो वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। यहाँ पर ये किस मृदा का निर्माण कर रही है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कर रही है, इधर की तरफ इधर की तरफ। अब ये तो लगातार ला रही हैं अपने साथ में, और ये लगातार छोड़ भी रही हैं यहाँ पे अवसाद को। तो जो पुरानी मिट्टी है यानी जो पुरानी वाली जो जलोढ़ है, वो जलोढ़ कहाँ चली गई? वो चली गई आपकी पीछे की तरफ सरक गई। यहाँ से देखो, यहाँ तो नई आ गई और यहाँ पर ये पुरानी पुरानी पीछे की तरफ चलती चली जाएगी। अब जब पुरानी पीछे की तरफ चलती चली जाएगी, तो आप बताइए कि पुरानी में इतनी शक्ति होगी कि वो फसल उगा पाए ढंग से? नहीं ना। तो इसीलिए ये कम उपजाऊ होती है। और जो नई जलोढ़ मृदा है या जिसे हम कह सकते हैं खादर, तो ये उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती चली जाती है। हम देखें प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आपको पता ही है कि जो अभी आपको द्वीप महाद्वीप बताए, ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप क्या होता है? ये देखो, प्रायद्वीप जो भी स्थल भाग, ये है स्थल भाग, स्थल, और ये है जलीय यानी जल। जो भी स्थल भाग है 3 ओर पानी से घिरा हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रायद्वीप। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट होगा हमारा प्रायद्वीप। तो ये जो इतना भी प्रायद्वीप है भाला भाग है, यहाँ पर जो पठार है, पठार किसे कहते हैं? अब आप ये भी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि ये जो ऊंचाई वाला भाग है, ये है हमारा पर्वत। और अगर हम इसको देखें, ये ज़्यादा ऊंचाई ऊंचाई तो है लेकिन इसमें चोंच नहीं है, मतलब यहाँ से ये चोटी नहीं है, तो ये है हमारा पहाड़। श्रृंखला भी मैंने आपको बताई थी, जो लाइन जो पर्वतों की लाइन एक लाइन से दूसरा पर्वत जुड़ता हुआ दिखाई दे दूर से देखने में, तो हम उसे श्रृंखला कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब इधर देखो, अब आता है हमारा पठार की बारी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऐसे ढलान होता है, तीव्र ढलान होता है, लेकिन शेप उसकी इस तरीके से होती है मेज के जैसी, यहाँ से आके समतल हो जाता है। तो इस पे आप कई सारे राज्य भी बसे हुए हैं हमारे भारत के अंदर, तो पठार पर।
तो ये जो समतल वाला भाग है ये एक मेज की आकृति ले लेता है और ये कहलाता है हमारा पठार। क्या कहलाता है? पठार। जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। जो हमारा प्रायद्वीप का पठार है, जो हमारे दक्षिण भारत का पठार है, वो सब किससे बना हुआ है? वो सब बना हुआ है पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय, यानी कि जब हमारे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उसका जो लावा था, वो लावा जहाँ पर भी गिरा वहीं पे जम गया और उसने कैसे शैलों का निर्माण कर लिया? आग्नेय शैलों का। और उसी की ही वो जो आग्नेय शैल हैं उन्होंने एक पठार की आकृति ले ली। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक तो है मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो हमारे मध्य भारत में पाया गया है, या हमारा महाराष्ट्र का इलाका भी हमारे दक्कन के पठार में आता है और मध्य प्रदेश। तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि को देखें तो जो हमारी नर्मदा नदी है उसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? ये विंध्य की जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वत की विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली तक घिरी हुई है। अरावली पर्वत जो हमारा राजस्थान से होकर हमारी दिल्ली तक भी जा रहा है। पश्चिम में वह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है, संकीर्ण नैरो है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो ये मध्य पठार है हमारा विंध्याचल पर्वत वाला मध्य उच्च भूमि में, इसको ये जो पूर्वी विस्तार है इसका स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। और दक्षिण का पठार देखेंगे तो दक्षिण का पठार में आएगा, दक्षिण का पठार यह एक त्रिभुज, ये देखिए ये जो दक्षिण का पठार है ये त्रिभुजाकार भूभाग है, त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप का भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर के इलाके जो उत्तर में, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी, जिसमें कि जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाले पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत श्रेणी यानी कि जो मेघालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्वी विस्तार हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिम में तो ऊंचा है, यानी कि ये देखिए आपको मैं इस तरीके से दिखाती हूँ, ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग है। तो यहाँ पर ये जो है पठार, ये पश्चिम की तरफ से, यहाँ से वेस्ट की तरफ से, तो ये ऊंचा है। ये देखो, नहीं, यहाँ से अगर ये पठार जा रहा है तो ये यहाँ से तो ऊंचा है, लेकिन अगर इसको ये पूर्व की तरफ जाते जाते इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है और कम ढाल वाला है। जैसे कि दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से तो ये ऊंचा है और ज़्यादा ढाल वाला है, लेकिन एंड में जाते जाते इसका ढाल कम होता जा रहा है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से हम किस नाम से जानते हैं? मेघालय के नाम से जानते हैं। मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देखा कि जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारे भारत का, यहाँ पर तो ये तेज ढाल वाला और ऊंचाई वाला है, लेकिन ऐसे जाते जाते यहाँ तक आते आते, पूर्व तक आते आते ये कम ढाल वाला हो गया है। और यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। भ्रंश यानी कि गहराई,
उसके द्वारा ये छोटा नागपुर से अलग हो गया है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं, जिनमें कि गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ के नाम हैं। ये पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। और इन्हीं के नाम से वहाँ पर रहने वाले जो जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये जन इन्हीं पहाड़ों की वजह से, इन्हीं पर्वतों के नाम की वजह से ही वहाँ रहने वाले जो आदिवासी हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनका नाम भी गारो, खासी और जयंतिया है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, यानी कि काली मृदा है, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा में आप सबको पता है कि कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, और काली मृदा को ही जो ट्रैप है उसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा अब मैं इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में लाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आप भी इतनी लंबी वीडियो जो है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप इसको सही से रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार कीजिए। अब बिल्कुल आपके पार्ट का निचोड़ है एनसीईआरटी बुक का। आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कुछ ऐसा पार्ट जो ना समझ में आया हो, जिसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप मुझे कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं। और अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम से जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।